ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं आज का डे 3। डे 3 नहीं, सॉरी, शुरू करते हैं आज का डे 4। ठीक है, अभी तक हमने बेसिक काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, कल मैंने आपको क्लाउड के सर्विसेज के टाइप्स बताए थे और पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड के बारे में भी बताया था थोड़ा बहुत। और फिर मैंने बोला था हम फोकस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वर्चुअलाइजेशन एंड ओपन स्टैक का इंट्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के बारे में, कितने टाइप के हाइपरवाइजर्स होते हैं, और कर्नल के बारे में बात करेंगे कि कर्नल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या सी चीज़ होती है। एक और टॉपिक है जो डे 2 का था, वो था इम्पोर्टेंस ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, सिर्फ ओपन सोर्स के बारे में बात करेंगे कि ओपन सोर्स का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे, क्या कहते हैं कि क्लाउड के अंदर। और सिर्फ क्लाउड नहीं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इम्पोर्टेंस क्या है किसी के लिए भी। तो आज की क्लास में सबसे पहले शुरू करूंगा सबसे पहले ये टॉपिक से जिसका नाम है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब आपने मार्केट में करूंगा वो मैं फोकस करूंगा सॉफ्टवेयर के बारे में कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस सॉफ्टवेयर। तो आपने हमेशा दो तरीके के सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा, किस कोई भी सॉफ्टवेयर, दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं मार्केट में। एक होता है ओपन सोर्स और दूसरा होता है क्लोज, या जिसको हम बोलते हैं लाइसेंस बेस्ड। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है? आप में से कोई बता सकता है मुझे कि इन दोनों में मेजर क्या डिफरेंस होगा, कि ओपन सोर्स ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स और। हाँ, ओपन बताओ। सोर्स मतलब जो इजीली अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे उसको बोल सकते हैं हम। ओके। और लाइसेंस बेस्ड मतलब अपना जो इंटरनल रहता है, मतलब जो हम्म। इंटरनेट पे अवेलेबल रहता है मगर उसको चलाने के पर्टिकुलर लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। हम्म। आई थिंक एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इतना पता है मुझे। ओके, और कोई गेस करना चाहेगा ओपन सोर्स और क्लोज लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर के बारे में? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। देखो, ओपन सोर्स और लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, आप जो यूज करते हो डिप्लॉयमेंट के लिए वो होता है पैकेज, सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है, सॉफ्टवेयर पैकेज का मतलब ये होता है बाइनरी सॉफ्टवेयर की, जो भी आप डाउनलोड करते हो और अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो, ये होता है आपका बाइनरी इंस्टॉलेशन पैकेज। इसके साथ साथ एक इसका होता है सोर्स कोड। हर सॉफ्टवेयर का एक सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड का मतलब होता है कि ये जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है ना, वो किस प्रोग्राम में लिखा गया है, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्या एक्चुअली लाइन ऑफ कोड, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कोड होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, ये कहीं ना कहीं कंपनी जो है उसको रखती है। ठीक है, अब वो इंटरनल उनका है। जनरली आप लोगों ने गिट के बारे में सुना होगा, गिट हब। गिट एक ऐसा रेपोजिटरी है जिसमें आप अपने सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड रख सकते हो। ऐसे ही हर कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को कहीं ना कहीं स्टोर करती है। तो ये होता है एक्चुअल लाइन ऑफ कोड, जो आपने प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामर प्रोग्राम करता है। जब किसी कस्टमर को डिप्लॉयमेंट के लिए चाहिए होता है तो क्या किया जाता है, इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, पैकेजिंग की जाती है इसकी। इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, पैकेजिंग, जो भी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट आप जहाँ पे डिप्लॉय करना चाहते हो। लेट्स से कि आप बोलते हो कि मेरे को विंडो में इंस्टॉल करना है, तो आपको विंडो का पैकेज मिलेगा। आप बोलोगे मेरे को लाइनक्स पे इंस्टॉल करना है, तो आपको लाइनक्स का पैकेज मिलेगा। आप बोलोगे कि मेरे को वीएम में डालना है, तो आपको वीएम के हिसाब से पैकेज मिलता है। आप बोलोगे मुझे कंटेनर पे करना है, तो आपको उसको कंटेनर का पैकेज मिलता है। तो डिपेंडिंग कि कहाँ आप इंस्टॉल कर रहे हो उस हिसाब से आप उसको, या लेट्स से आप बोलते हो मेरे को एंड्रॉइड पे इंस्टॉल करना है, तो एंड्रॉइड के लिए उसका अलग से पैकेज आता है। तो जो सोर्स, अगर इसका ओपन कर दिया जाए पूरी दुनिया को कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये कैसे बना है, इसका इंटरनल जो लाइन ऑफ कोड है, एक्चुअल लाइन ऑफ कोड है, वो खोल दिया जाए पूरे वर्ल्ड के लिए, ओपन कर दिया जाए, कोई भी आए इसके सोर्स कोड को पढ़े और समझ जाए कि ये सॉफ्टवेयर बना कैसे है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है वो ओपन होता है पब्लिक के लिए, ओपन टू पब्लिक। अब ओपन टू पब्लिक का मतलब ये है कि कोई भी जाएगा गिट पे और वहां से जाके उसके सोर्स कोड को पढ़ेगा, और सोर्स कोड को पढ़ के उसको मॉडिफाई करेगा, और मॉडिफाई करके कुछ और चेंजेस भी कर सकता है, इवन कंट्रीब्यूट भी कर सकता है। ओपन सोर्स की कम्युनिटीज होती हैं जहाँ पे सारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो ज्वाइन करते हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब अपनी तरफ से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। चैरिटी कह सकते हो आप इसका। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर को फ्री किया जा सके।
आज से कुछ साल पहले एक मूवमेंट शुरू हुआ था, ठीक है, 90s में, जिसको जीएनयू बोलते हैं। क्या होता है कि जिस तरीके से आपने सुना होगा लिबरलाइजेशन हुआ कि भाई हर चीज जो है वो एक्सेस सबको मिलना चाहिए। तो हार्डवेयर आपने खरीदा, आपने पे किया हार्डवेयर के लिए, लैपटॉप का हार्डवेयर आपने खरीदा, लेकिन जब आप विंडो डालते हो तो आपको विंडो का पे करना पड़ता है लाइसेंस। क्योंकि लाइसेंस बेस्ड जो विंडो है, विंडो का जो सोर्स कोड है वो ओपन नहीं है, सोर्स कोड नॉट ओपन। मतलब ये कि आप नहीं देख सकते, आपको नहीं पता कि ये जो विंडो है वो बना कैसे है, उसकी एक्चुअली लाइन ऑफ कोड क्या है। तो उस केस में उस कंपनी का प्रोप्राइटरी हो जाता है, जो उस कंपनी को, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है कंपनी या जो कम्युनिटी, और वो फिर अपने हिसाब से उसको एक्सप्लॉइट करते हैं कि मतलब कि आपको यूज करना है, आप लाइसेंस लो, लाइसेंस से वो आपको पैकेज देंगे, तब भी वो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर पैकेज देते हैं। रिमेंबर, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर का पैकेज दिया जाता है। आपको कभी भी लाइसेंस लेने के बाद भी, अगर आपने, मैंने विंडोज का लाइसेंस ले लिया, तो मुझे जो कोड है, सोर्स कोड, वो नहीं मिलेगा। जो एक्चुअल लाइन ऑफ कोड है वो माइक्रोसॉफ्ट कभी भी मुझे नहीं देगा। वो बोलेगा कि आपको तो सिर्फ सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप सॉफ्टवेयर लो और अपना इंस्टॉल करो और आप अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करो। आपको इसके लाइन ऑफ कोड से क्या मतलब है। लेकिन इमेजिन कि अगर विंडो अपना लाइन ऑफ कोड ओपन कर दे, तो मार्केट में कोई भी विंडो को देख के कॉपी करके अपनी नई विंडो बना सकता है। तो जब आप किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं, ठीक है। कि मान लो किसी एक डेवलपर कम्युनिटी है, डेवलपर है, डेवलपर ने अपनी मेहनत से, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाया, उसने लाइन ऑफ कोड लिखा, एक्चुअल लाइन ऑफ कोड। उस लाइन ऑफ कोड से इसने फिर पैकेज बनाया। अब पैकेज कैसे बनाया, आपके हिसाब से, जो भी आप एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कि आपका क्या एनवायरनमेंट है, लाइनक्स है, विंडो है, एंड्रॉयड है, ठीक है, लाइनक्स, विंडोज, किस एनवायरनमेंट में आपको डिप्लॉय करना है, किस आर्किटेक्चर में डिप्लॉय करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट पैकेज बना के दिए। तो इसने इतनी सारी मेहनत करी है, इस कंपनी ने या इस डेवलपर ने एक प्रोडक्ट बनाया है। उस प्रोडक्ट का अगर ये सोर्स कोड ओपन कर देता है, ठीक है, अगर मान लो डेवलपर ने डिसाइड किया कि मैं इसको ओपन कर देता हूँ, तो इसने इसको ओपन कर दिया, तो क्या होगा ओपन करने के बाद, अगर इसका सोर्स कोड ओपन हो गया, तो मार्केट में हर कोई इसके कोड को पढ़ सकता है, और वो क्या करेगा, उसको पढ़ के अपना एक अलग से सॉफ्टवेयर बना देगा और बना के वो बेचेगा। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे कॉमर्शलाइज करने का एडवांटेज नहीं मिलेगा। आप इसमें से पैसा नहीं कमा सकते इस सॉफ्टवेयर के ऊपर से, क्यों? क्योंकि आपने फ्री कर दिया। आप एक तो डिलीवरी फ्री कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर पैकेज फ्री में दे रहे हो, ठीक है। दूसरा, आप कोड दे रहे हो लोगों को, तो उनको पता चल गया कि आपने बनाया कैसे है ये सॉफ्टवेयर, तो वो उसको देख के कोई दूसरा सॉफ्टवेयर बना देंगे किसी और नाम से। तो ऐसा कोई क्यों करता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो, ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि हम जो सॉफ्टवेयर, जो वर्ल्ड है, ठीक है, एक टाइम आया था, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये नाम सुना होगा, लाइनस टोरेल्ट का, ठीक है। ये बहुत जीनियस बंदा है, ये अभी भी जिंदा है। इस बंदे ने लाइनक्स बनाया, ठीक है, इस बंदे ने गिट बनाया, इस बंदे ने बहुत सारी चीजें बनाई, एंड्रॉयड बनाया, जिसने वर्ल्ड को पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो पर्पस क्या था कि ये जब बंदा, जब कॉलेज में था अपने टाइम पे, तो इसको पढ़ना था, ठीक है। तो उस टाइम पे मार्केट में जो ऑप्शन होते थे हार्डवेयर, जैसे मान लो आपने एक लैपटॉप खरीदा, कोई भी डेस्कटॉप खरीदा, कंप्यूटर होते थे उस टाइम पे, तो उस हार्डवेयर के ऊपर आपको एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, जिसको कि आप बोलते हो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इसको परचेज किया, बाय किया। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको चाहिए था, तो बोला गया कि आपको ये परचेज करना पड़ेगा। उसने बोला मेरे को चाहिए तो विंडो विंडो खरीदना पड़ेगा। तो उसने बोला मुझे फ्री सॉफ्टवेयर क्यों नहीं मिल सकता, मेरा हक है सॉफ्टवेयर को फ्री में लेने का। तो उस चीज के लिए इसने जो है क्या कहते हैं कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि देर इज नथिंग कॉल्ड फ्री, आप फ्री सॉफ्टवेयर नहीं ले सकते। समथिंग, ऑडियो म्यूट करो अपना। हम्म, ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पे करना पड़ता है। मैंने आपको शुरू में भी, पहले दिन भी बोला था कि ओएस एक ऐसा अनवांटेड सॉफ्टवेयर है जो आपको ना चाहते हुए भी खरीदना पड़ता है, क्योंकि बिना ओएस के आप अपने हार्डवेयर को यूज नहीं कर सकते। तो उसने बोला कि यार मेरे को तो फ्री चाहिए, तो उन्होंने बोला आपको फ्री चाहिए तो आप खुद का ओएस बनाओ। अब वो ओएस कैसे बनाता, तो उस टाइम पे चलता था यूनिक्स। वो ओएस की फैमिलीज होती हैं, ओएस की फैमिली कौन कौन सी हैं, एक है आपका विंडो,
जो कि सबसे फेमस है, आपको पता ही है अच्छी तरह। विंडो के बाद आता है यूनिक्स। अब ये जो यूनिक्स है ना और ये विंडो है, ये दोनों ही क्लोज है। सोर्स कोड इनका क्लोज है। क्लोज का मतलब बंद नहीं, सोर्स कोड इसका क्लोज है, मतलब डिस्क्लोज नहीं करती कंपनी। कंपनी इसका सोर्स कोड नहीं बताती है किसी को। सिर्फ आपको पैकेज लेना होता है, लाइसेंस। आप जब पैकेज मांगोगे, लाइसेंस पे करना पड़ता है। लाइसेंस पे करोगे तो आपको वो सॉफ्टवेयर का पैकेज दे देंगे। तो उसने बोला यार ये तो गलत है, मेरे को ये देखना है कि ये यूनिक्स काम कैसे करता है, ये विंडो काम कैसे करता है अंदर से। मुझे इसका आर्किटेक्चर समझना है, मुझे इसके कोड को मॉडिफाई करना है। तो उन्होंने बोला इट इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने बोला आप अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ, खुद से बना लो, अगर आपको फ्री चाहिए तो, और आपको अगर कोड पढ़ना है। तो उसने क्या किया, उसने यूनिक्स जो था, यूनिक्स एक फैमिली है, यूनिक्स फैमिली में बहुत सारे ओएस आते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने नाम सुना होगा सोलारिस का, सन सोलारिस बहुत सालों तक चला था। फिर आपने एचपी का क्या आता है, ए एक्स समथिंग, एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं है बट ऐसे ही कुछ आता है। फिर आपका आईओएस। आईओएस मतलब जो है एप्पल के फोन्स में यूज होता है आईओएस, ठीक है। मैक ओएस कह लो, ये सब जो है यूनिक्स फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ भी इसको निराशा हाथ में मिली, क्योंकि ये यूनिक्स को भी नहीं पढ़ सकता था, इसके लिए भी पे करना है और सोर्स कोड नहीं मिलेगा। विंडो में तो वैसे ही मना था। तो इसने क्या किया, इसने अपना एक कर्नल बनाया और उसने उसको नाम दिया लाइनेक्स। इसने एक कर्नल बनाया। कर्नल, अब कर्नल क्या चीज होती है। देखो आप क्लाउड पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, ओपन स्टैक पढ़ोगे, क्यूबरनेटिस पढ़ोगे, ठीक है, ये दो टाइप के सॉफ्टवेयर आप जनरली पढ़ते हो। पब्लिक क्लाउड्स में आपको ज्यादा चीजें नहीं मिलती हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, अगर हम उसको देखें कि किस तरीके से डिवाइड होता है, चाहे वो विंडो ही क्यों ना हो, चाहे वो लाइनेक्स हो, चाहे वो यूनिक्स हो, कोई भी हो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जनरली कोर में, जो इसका कोर होता है, इसको हम बोलते हैं कर्नल, ठीक है। इसके ऊपर आपकी होती है शेल, ठीक है। शेल प्लस यूटिलिटी, जो भी आपकी यूटिलिटी जो कि आपको चाहिए होती है। पर ये जो कर्नल होता है ये कोर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। मतलब ये कि अगर आपको किसी ओएस के कर्नल का एक्सेस है, या आपको कर्नल का सोर्स कोड पता है, तो आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी नॉलेज है। तो ये कर्नल जो है, अब विंडो के केस में तो इसको निराशा हाथ में लगी। यूनिक्स में भी नहीं पता चला कि ये कर्नल क्या है, इसको कहीं से भी नहीं पता चला। तो इसने क्या किया, इसने अपना खुद का एक कर्नल बनाया और उसने उस कर्नल को नाम दिया लाइनेक्स। तो लाइनेक्स इस तरीके से आपका लाइनेक्स जो है वो बना। अब ये लाइनेक्स क्या है, ये कर्नल है। एक चीज याद रखना, लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बट लाइनेक्स इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स इज ए कर्नल। लाइनेक्स एक कर्नल होता है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। लाइनेक्स के ऊपर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेंगे इस फैमिली से। तो ये एक तीसरी फैमिली ऐड हो गई। फर्स्ट फैमिली है विंडो। खैर इस फैमिली में कोई दूसरा ओएस आपको मिलेगा नहीं विंडो के अलावा। विंडो सर्वर बोल सकते हो। यूनिक्स, यूनिक्स में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एचपी, मतलब एचपी, सोलारिस, आईबीएम, बहुत सारी कंपनीज के जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो यूनिक्स के ऊपर बेस्ड होते थे। और तीसरा जो होता है आपका वो है लाइनेक्स, ठीक है। अब मैं डॉस वॉस की बात नहीं कर रहा, वो सब अलग चीज है, मैं सिर्फ ओएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अब ये क्या होगा, ये जो लाइनेक्स है, ये लाइनेक्स जो लाइनस टॉरेल्ट ने बनाया, ये एक कर्नल था। मतलब कि ये स्टिल थोड़ा सा इनकम्प्लीट था। इनकम्प्लीट इन द सेंस कि लेट्स से कि मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे जरूरी चीज होता है कर्नल प्लस एडिशनल सॉफ्टवेयर, जिसको आप बोलते हो ओएस सॉफ्टवेयर। तो ये होता है ओएस का डेफिनेशन। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे मेन कर्नल होता है, प्लस उस ओएस को जो भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर चाहिए, बाइनरीज चाहिए, कि वो एक ओएस का रूप ले सके, कि वो एक ओएस बन सके, तो उसको आप बोलते हो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनेक्स ने क्या किया, लाइनेक्स ने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि आपको कर्नल दे दिया, लाइनेक्स का कर्नल, जो कि इंजन होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। प्लस आप यहाँ पे जीएनयू सॉफ्टवेयर, अब ये जीएनयू सॉफ्टवेयर क्या है, एक मूवमेंट शुरू हुआ था जैसे मैंने बताया लिबरेशन का 90s के टाइम पे, जिनका ऑब्जेक्टिव ये था कि वर्ल्ड में अगर हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, तो पूरा वर्ल्ड जो है वो कैप्चर हो जाएगा एंटरप्राइज के हाथों में। और जो एंटरप्राइज जो भी सॉफ्टवेयर बनाएगा वो हमेशा उसके सोर्स कोड को क्लोज रखेगा, और हमेशा लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर ही आपको मार्केट में मिलेंगे। तो लोगों के का जो राइट है, राइट टू फ्री सॉफ्टवेयर, वो खत्म हो जाएगा। तो वर्ल्ड के जो डेवलपर्स हैं, ठीक है, पूरी दुनिया के जो डेवलपर्स हैं,
वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज बनाते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारी ओपन सोर्स कम्युनिटी मिलेगी मार्केट में। ठीक है, ओपन सोर्स डेवलपर कम्युनिटीज। अब ये कम्युनिटी देखो करती क्या है। इस कम्युनिटी में बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो भी जिसकी प्रोफाइल जिस स्किल का होता है। ठीक है, फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। और ये लोग क्या करते हैं, ये मिल के कंट्रीब्यूट करते हैं और एक फ्री सॉफ्टवेयर बनाते हैं। उस सॉफ्टवेयर को वो ओपन रखते हैं, जिसको यूज करना फ्री, यूज फ्री, उसका सोर्स कोड ओपन। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि मार्केट में सॉफ्टवेयर पॉपुलर हो जाएगा, फ्री है, हर कोई यूज कर सकता है। मतलब ये कि मान लो ये अच्छा सॉफ्टवेयर है तो इसको यूज करके मैं इसके ऊपर बिजनेस कर सकता हूँ, मुझे लाइसेंस की जरूरत नहीं है, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। तो मान लो मैंने फ्री सॉफ्टवेयर लिया, उसके ऊपर मैं अपना कुछ भी काम करूं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, तो मैं अपना बिजनेस बड़े आराम से कर सकता हूँ। सोर्स कोड ओपन है तो पूरे वर्ल्ड में कोई ना कोई अच्छा डेवलपर, कोई कंपनी कंट्रीब्यूटर जिसको लगता है कि यार इसको और पॉपुलर किया जा सकता है, तो वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। हो सकता है वो इसकी अपनी कॉपी बना लें, हो सकता है वो किसी और नाम से सॉफ्टवेयर बना दे, लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है वो जिंदा रहेगा। तो वर्ल्ड में फ्री सॉफ्टवेयर लोगों को मिलता रहेगा और लोगों को इनोवेशन का मौका मिलेगा। कंपनीज को फायदा क्या होता है कि जो दुनिया भर के जो डेवलपर्स हैं, वो मिलके एक्स्ट्रा R&D करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो उसका सोर्स कोड ओपन है, तो कंपनी उस सोर्स कोड को लेके अपना प्रोडक्ट बना सकती है। तो कंपनी क्या कर सकती है, एंटरप्राइजेस जो होते हैं, बड़े बड़े एंटरप्राइजेस, इन लोगों ने भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया एज ए स्पॉन्सर। उन्होंने कहा कि हम भी आपको ज्वाइन करेंगे, हम आपको पैसा देंगे, आप करो डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि आप R&D करके जो सोर्स कोड से जो प्रोडक्ट बनाओगे, उस प्रोडक्ट को हम लेके हम क्या करेंगे, हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं, ओन प्रोडक्ट। तो उनको R&D अब करना नहीं पड़ा ना, R&D में उनका कॉस्ट बच गया R&D करने का। तो वो क्या करते हैं, वो और कंट्रीब्यूट करते हैं, वो पैसा देते हैं कि आप करो R&D, सॉफ्टवेयर बनाओ, एक कॉपी आप भले इसका सोर्स कोड दो, मार्केट में लोगों को फ्री करने दो। यहाँ पे जो इससे जो बिजनेस कर रहा है, उसको वो फ्री कॉपी से कर रहा है। फ्री कॉपी में क्या होगा कि कल को अगर उसको प्रॉब्लम आती है तो ये किसके पास जाएगा, इसने तो फ्री सॉफ्टवेयर उठाया है। तो ये क्या कहते हैं कि आप हमसे प्रोडक्ट लो, हम आपको सपोर्ट देंगे। सपोर्ट का मतलब कि आप हमसे लो और हम आपको सपोर्ट देंगे, कोई इश्यू आएगा प्रोडक्शन में तो हम आपको हेल्प करेंगे। तो ये कंपनीज जो है ये इस तरीके से इनडायरेक्ट बिजनेस करती हैं, इस प्रोडक्ट को उठा के, और ये इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो कौन है। रेड हैट एक कंपनी है जो आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है, आप सब टेक्निकल हो तो इस कंपनी से आपका बहुत अच्छी तरह परिचय है। रेड हैट एक ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड में लीडर मानी जाती है टेक्नोलॉजी के मामले में। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जिसमें कि आपने रेड हैट का RHEL का नाम सुना होगा। ठीक है, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स, ये क्या है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से आया है? ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया है लाइनस टोरेल्ट के, लाइनेक्स के कर्नल से। आपने सुना होगा रेड हैट का ओपन स्टैक, रेड हैट ओपन स्टैक। अब रेड हैट ओपन स्टैक का क्या मतलब है कि रेड हैट ने क्या किया, ओपन स्टैक के सोर्स कोड को लिया और अपना प्रोडक्ट बना दिया और उसने मार्केट में उसको सेल किया। रेड हैट एक्टिव मेंबर है ओपन स्टैक कम्युनिटी का, वो वहां पे कंट्रीब्यूट करता है, वो उनको पैसे देता है, चैरिटी करता है। आपने नाम सुना होगा सेंट ओएस का, बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये भी जो है क्या कहते हैं, रेड हैट इसको स्पॉन्सर करता था कि ये इनको पे करता था और आप बोलता था कि आप हमारे ओएस को क्लोन करो। ये क्या करते थे, ये RHEL को क्लोन करते थे, कॉपी करते थे, क्योंकि रेड हैट ने RHEL का सोर्स कोड भी ओपन रखा है। अच्छी बात क्या है कि रेड हैट ने अपने RHEL का सोर्स कोड भी ओपन किया हुआ है, आप उसको कॉपी करके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। अब ऐसा रेड हैट ने क्यों किया हुआ है? क्योंकि रेड हैट अलाउ करता है, आप उसको कॉपी करो और कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ, और साथ में वो कंट्रीब्यूट भी करता है। उसको पता है कि जो एंटरप्राइज लेवल के कस्टमर्स हैं, वो भले ही फ्री सॉफ्टवेयर ले तो लेंगे, लेकिन उस फ्री सॉफ्टवेयर से जब उसको यूज करेंगे और कोई बग आएगा तो उसको फिक्स कौन करेगा, क्योंकि ये कम्युनिटी सॉफ्टवेयर है। हो सकता है कि वो कम्युनिटी आपको एक्टिवली ना सपोर्ट कर पाए, आप नया कोई बग रिपोर्ट करो और आपको इमीडिएटली कोई पैच ना मिले, लेकिन ये एंटरप्राइज लेवल पे होता है। यहाँ पे रेड हैट के अपने डेवलपर्स इंजीनियर्स लगे हुए हैं जो उसको बग को फिक्स करके आपको एक पैच प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए जो एंटरप्राइज होते हैं वो स्टिल जो है वो रेड हैट को ही प्रेफर करते हैं। पर फ्री जो छोटे बिजनेस हैं या जो नॉन क्रिटिकल बिजनेस एप्लीकेशन है, जहाँ आपको लगता है कि ओके क्रैश हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है,
मेरा 10 मिनट का इम्पैक्ट आएगा, या मैं दूसरा वीएम बना लूंगा, मैं नया ओएस इंस्टॉल कर लूंगा। इन दैट केस आप उसको यूज कर सकते हो, बिजनेस, लो बिजनेस या पर्सनल यूज। आपको पर्सनल कोई इस्तेमाल करना है, अब मान लो मेरा लैपटॉप है, क्रैश हो गया ठीक है, मैं दोबारा उसको ओएस को इंस्टॉल कर लूंगा, बट मैं ओएस के लिए पे तो नहीं कर रहा ना। तो इस तरीके से मार्केट में ये ओपन सोर्स कम्युनिटी जो है वो जिंदा है। इन कम्युनिटी की हम बात करेंगे, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो कम्युनिटी थी इसने क्या किया। कि इसने जो है, ये एक मूवमेंट था, जीएनयू मूवमेंट, जिस मूवमेंट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो लाइनस टोरल्ड ने क्या किया कि इसने बोला कि एक काम करते हैं कि हम इस जीएनयू सॉफ्टवेयर को ले लेते हैं, कर्नल तो है ही अपने पास, और हम एक लाइनक्स का ओएस बना लेते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आया। अब क्योंकि ये जो कर्नल है, ये जो आप देख रहे हो लाइनक्स का कर्नल, ये ओपन है, इसका सोर्स कोड सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, आप गिट पे जाओगे आपको सोर्स कोड मिल जाएगा इसका। तो दैट मीन्स कि इसको आप कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो मार्केट में पूरा फ्लड आ गया। फ्लड कैसे आया? देखो, विंडो में तो कोई ओएस आपको मिलता ही नहीं है दूसरा, विंडो के अलावा। यूनिक्स में आपको 5-6 टाइप के ओएस है, वो भी हर कंपनी के अपने हैं, क्लोज है, वो किसी को बताते नहीं क्या है। लेकिन लाइनक्स एक ऐसी फैमिली बनी जिसने, यहाँ पे पूरे लाइन आ गई ऑपरेटिंग सिस्टम की। आपने उबंटू का नाम सुना होगा, ठीक है। आपने सूजे का नाम सुना होगा, सूजे लिनक्स। आपने सेंट ओएस का नाम सुना हुआ है, ठीक है। आपने फिडोरा का नाम सुना हुआ है, पीडी, और स्पेलिंग थोड़ी सी वो होगी, फिडोरा। ऐसे ही आपने काली लिनक्स का नाम सुना होगा, काली। उसके बाद आपने एंड्रॉयड का भी नाम सुना हुआ है, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड भी एक लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आ गए। ये कम्युनिटी है, ओपन सोर्स कम्युनिटी। ये भी एक कम्युनिटी है, ये भी एक कम्युनिटी है। ये भी रेड हैट, ये रेड हैट का अपना वो है, ये एक कम्युनिटी है। ये भी एक क्या कहते हैं कम्युनिटी है। तो इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आ गए। आप अगर एक कोर डेवलपर हो तो आप लाइनक्स का कर्नल लेके आप खुद का कस्टम लाइनक्स बना सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। आप खुद का कस्टम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। अब अगर आप देखते हो तो जनरली उबंटू में, आरएचईएल में, इनमें क्या डिफरेंस दिखता है आपको? आरएचईएल, ठीक है। उबंटू, और अगर मैं बात करूं उबंटू और आरएचईएल, क्योंकि आजकल ये बड़ा डिबेट चलता है इन दो के ऊपर, उबंटू और आरएचईएल, ये दोनों। देखो, आरएचईएल लीडर है, ठीक है, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स। ये सबसे है, जो लोग सब्सक्रिप्शन बेस्ड लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं, लाइसेंस बेस्ड इसको यूज करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये रेड हैट को टिकट रेस करते हैं, रेड हैट उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, चाहे वो पैच दे, चाहे वो उसको फिक्स करे, वो फिक्स करके देता है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये कम्युनिटी का है, ये ओपन सोर्स है। इसमें आपको कम्युनिटी से हेल्प मिलती है, उबंटू की अपनी कम्युनिटी है। आप उनको सपोर्ट रेज करोगे, वो आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसमें जब आप कमांड चलाते हो तो यहाँ पे आपका चलता है एपीटी, ठीक है। यहाँ जब आप चलाते हो तो यम चलता है, वाई यू एम, यम। या आजकल डीएनएफ चलता है, डीएनएफ। तो पैकेज मैनेजर अलग है, इसका पैकेज मैनेजर अलग है, ठीक है। लेकिन जो लाइनक्स का कोर है इन सब के अंदर, वो तो सेम है। तो चाहे मुझे अगर एक फाइल क्रिएट करनी है तो मैं वी आई ही तो करूंगा ना, वी आई ईटीसी फाइल। अब उसके लिए मैं जीआई तो नहीं करूंगा। तो वीआई एडिटर मेरा चलेगा, कैट चलेगा, मेरा क्या कहते हैं नेटवर्किंग सेम कॉन्सेप्ट पे चलता है। क्या कहते हैं पैकेज मैनेजर अलग अलग हो सकते हैं, मतलब कि जो कर्नल है, अब मेन बात वही है कि जो कर्नल है वो सेम है, लेकिन इसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर्स हैं एडिशनल, वो डिफरेंट हैं सबके अपने अपने। मतलब उस किसी की गुई अलग दिखेगी, किसी की गुई अलग दिखेगी। उबंटू की गुई आपको डिफरेंट दिखेगी, आरएचएल की गुई अलग दिखती है। तो ये एक डिफरेंस होता है। तो ये है आपका ओपन सोर्स कम्युनिटी का। ओपन सोर्स कम्युनिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ओपन सोर्स कम्युनिटी नहीं होगी तो मार्केट में एंटरप्राइजेस की मोनोपोली हो जाएगी, और वो लोग जो है फिर अपने सॉफ्टवेयर बनाएंगे और सोर्स कोड को कभी ओपन नहीं करेंगे, और कभी भी कोई भी जो है वो उस सॉफ्टवेयर को नहीं कॉपी कर पाएगा, या उससे फ्री सॉफ्टवेयर नहीं बन पाएगा। एंटरप्राइजेस भी एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मोस्टली वो अपना आर&डी खुद करें। वो चाहते हैं यूटिलाइज करना, कि किसी कम्युनिटी ने मिलकर, वर्ल्ड वाइड पूरे डेवलपर्स की कम्युनिटी ने मिलकर कोई बहुत अच्छी चीज बनाई है, तो वो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो वो लोग भी उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, वो लोग उनको पे कर, मतलब पे मतलब कि उनको डोनेशन देते हैं, ताकि वो कम्युनिटी जिंदा रहे। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंस क्या है और लाइनेक्स का क्या रोल है? इसमें किसी को कोई सवाल? एग्जाम्पल दे देता हूँ।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मार्केट में कौन कौन से हैं? देखो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मार्केट में आपको मिलता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये लाइनक्स फैमिली से आता है, लाइनक्स फैमिली, ठीक है। फिर आता है आपका सेंट ओएस, या आजकल रॉकी लिनक्स सुना होगा नाम लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा शायद। ये भी लाइनक्स फैमिली से आता है। ये मैं ओपन सोर्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उबंटू, और भी बहुत सारे। ओएस को छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ओपन स्टैक, ओपन स्टैक एक कम्युनिटी सॉफ्टवेयर है, जो आज की डेट में ओसीआई बोलते हैं, ओपन इंफ्रा कम्युनिटी। ओपन इंफ्रा आजकल इनका नाम इन्होंने रीनेम कर दिया। पहले इसको हम ओपन स्टैक कम्युनिटी कहते थे, इनका नाम जो था वो ओपन स्टैक कम्युनिटी था। अभी ये नाम चेंज हो गया, अभी ये इसको बोलते हैं ओपन इंफ्रा कम्युनिटी, ठीक है। फिर आता है आपका क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। क्यूबरनेटिस एक्चुअली गूगल का प्रोडक्ट है। गूगल कंपनी ने इन्वेंट किया था, बनाया था, चलाया, यूज किया। उसके बाद गूगल को लगा कि यार ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, और सिर्फ मैं ही क्यों, मार्केट में और लोग भी इसको यूज करें। तो उसने डोनेट कर दिया, डोनेट कर दिया उसने सीएनसीएफ कम्युनिटी को, ठीक है। तो ये कम्युनिटी है, आज की डेट में जो क्यूबरनेटिस है वो इस कम्युनिटी के पास है। सॉफ्टवेयर जो है इसका सोर्स कोड, गूगल का ये पुराना प्रोडक्ट है, तो ये थोड़ी सी नॉलेज। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मार्केट में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कितना इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप लोग एडब्ल्यूएस के बारे में बहुत सुनते हो, ठीक है। आप लोगों ने सुना है कि एडब्ल्यूएस क्लाउड, ठीक है। आपने नाम सुना है माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड, क्या बोलते हैं इसको, एज्योर। गूगल का आपने नाम सुना हुआ है, गूगल जीसीपी, ठीक है। आपने ओरेकल का भी नाम सुना होगा, ओरेकल ओसीआई। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में, जो मैं प्राइमरली इतने नाम लेता हूँ। मुझे आप एक चीज का जवाब दो, क्या आप एडब्ल्यूएस का सॉफ्टवेयर जो होता है, क्लाउड सॉफ्टवेयर जो प्लेटफॉर्म, क्या वो आप पढ़ सकते हो, जो इसका सोर्स कोड है, सोर्स कोड, इन सब का जो सोर्स कोड है, अगर मैं बात करूं, इन सब के जो सोर्स कोड है, क्या आप पढ़ सकते हो? क्या फ्री में आप एडब्ल्यूएस का क्लाउड बना सकते हो अपने लैपटॉप के ऊपर या अपने सर्वर्स के ऊपर? आपका आंसर होगा नो। क्यों? ये लोग आपको इसको ट्रेन करते हैं हाउ टू यूज। जितने भी सर्टिफिकेशंस आप पढ़ते हो या सर्टिफिकेशन करते हो, वो सब होते हैं ऑन हाउ टू यूज, कैसे यूज किया जाए, कैसे एडब्ल्यूएस को यूज करके आप डिजाइन कर सकते हो, कैसे यू को आप ऑपरेट कर सकते हो, कैसे आप उसको मेंटेन कर सकते हो, ये सब चीजें आप पढ़ते हो। पर क्या आप कभी भी एडब्ल्यूएस में ऐसा कोई सर्टिफिकेशन है जो आपको एडब्ल्यूएस का सोर्स कोड बताए, या इंटरनल आर्किटेक्चर बताए कि कैसे उनका डेटा सेंटर काम करता है, कैसे वीएम्स चलती हैं, कैसे कंटेनर्स मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कैसे वो काम करते हैं? वो सब चीजें आपको नहीं बताई जाती। क्यों? क्योंकि ये इन लोगों के अपने पर्सनल सॉफ्टवेयर हैं। ये मार्केट में इसका सोर्स कोड ओपन नहीं है, और ये किसी को इसके सर्टिफिकेशन नहीं कराते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड, अगर आप क्यूबरनेटिस देखते हो, ओपन स्टैक देखते हो, ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जो ओपन है। आप कभी भी जाके इसका सोर्स कोड ढूंढ सकते हो, आप इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप मेंबर बन सकते हो। अगर आप डेवलपर हो तो आप मेंबर बन सकते हो, मैंने भी ज्वाइन किया हुआ है ओपन स्टैक कम्युनिटी को। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और हो सकता है कि नया रिलीज जब ओपन स्टैक का आएगा तो आपका भी नाम हो उसके अंदर एज अ डेवलपर। तो यू कैन डू इट, ये सब आप काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ओपन कम्युनिटी है, यहाँ पे आप जाके कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, आप लोगों की भलाई के लिए नए नए फीचर्स ऐड कर सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंस है ओपन सोर्स कम्युनिटी की। और ये बहुत जरूरी है कि क्लाउड की आप बात करते हो तो आपको इस चीज के बारे में कोर में पता होना चाहिए कि ओपन सोर्स कितना, मतलब कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। कि अगर उसका सोर्स ओपन नहीं होगा तो आप आगे भले ही आप एज अ यूजर कर सकते हो यूज, ठीक है। आप एज अ यूजर कुछ भी कर सकते हो, बट एज अ प्रोवाइडर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पॉइंट के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये वाला क्लियर हो गया? किसी को डाउट इसमें? कोई सवाल किसी का? नहीं। ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइपरवाइजर की, ठीक है। हाइपरवाइजर की बात करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि हमने जो इक्विपमेंट्स पढ़े थे, ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो हमारा सर्वर होता है, ठीक है, लेट्स से ये मेरा सर्वर है,
ये है फिजिकल सर्वर। ठीक है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको वर्चुअल मशीन बना सकता हूँ। ठीक है, विद हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर की हम बात करेंगे कि वो सॉफ्टवेयर क्या होता है। किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैं इसको वर्चुअल मशीन बना सकता हूँ। जो ये स्टोरेज है, ठीक है, ये हो गया मेरा फिजिकल। इस फिजिकल स्टोरेज को मैं वर्चुअल करके वर्चुअल स्टोरेज बना सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने वर्चुअल आपको स्टोरेज की सर्विसेज बताए थे तीन, याद होगा आपको, ब्लॉक, ऑब्जेक्ट एंड फाइल सिस्टम। तो ये तीनों की तीनों जो सर्विसेज है, मैं इसको वर्चुअल फॉर्मेट में अपने कस्टमर को दे सकता हूँ, सेम फिजिकल के ऊपर। ऐसे ही स्विच है, मैं क्या कर सकता हूँ, स्विच है, राउटर है, अंदर ही लिख देते हैं, स्विच है, राउटर है, फायरवॉल है, इनको मैं वर्चुअलाइज करके, ठीक है, वर्चुअल सर्विस दे सकता हूँ अपने कस्टमर्स को। वर्चुअल सर्विस जैसे स्विच का हो गया वर्चुअल स्विच, वीलैन बन गया, राउटर का वर्चुअल राउटर हो गया, फायरवॉल का वर्चुअल फायरवॉल हो गया। तो जितने भी जो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं हमारे डेटा सेंटर के अंदर, उनको आप किसी न किसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप उनको वर्चुअलाइज कर सकते हो, और वर्चुअलाइज करके आप उसको वर्चुअल फॉर्मेट में अपने कस्टमर्स को सर्विस दे सकते हो। सर्वर को जब आप वर्चुअलाइज करते हो तो यहाँ पे आप यूज करते हो हाइपरवाइजर का, इसको हम बोलते हैं हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी। तो जब आप हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो आपका जो फिजिकल सर्वर है वो वीएम में कन्वर्ट हो जाता है। एक फिजिकल सर्वर, मल्टीपल वीएम्स। स्टोरेज को जब आप करते हो तो मार्केट में जो अभी जो टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स है, अब देखो मैं इसीलिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो अभी है वो है सेफ। कृष्णा भाई एक थोड़ा पूछना था, सॉरी। बोलो बोलो। ये एक्चुअली हम एक जो मान लो एक मेरा फिजिकल सर्वर है, एक फिजिकल सर्वर कितने बना सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ लिमिटेशंस है वीएम हाँ, मतलब? बिल्कुल लिमिटेशन होती है। देखो, हाँ। चलो मैं अभी 2 मिनट में इसका आंसर करता हूँ, ठीक है। ये जो सेफ है ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसकी हेल्प से आप अपने फिजिकल सर्वर को वर्चुअल स्टोरेज में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब आप वर्चुअल ब्लॉक सर्विस दे सकते हो, ऑब्जेक्ट और फाइल तीनों दे सकते हो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है फिजिकल स्टोरेज को वर्चुअल स्टोरेज में कन्वर्ट करने में। फिजिकल सर्वर को वर्चुअल सर्वर में कन्वर्ट करने के लिए आपको हाइपरवाइजर हेल्प करता है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर। स्विचेस को, राउटर्स को, फायरवॉल्स को कन्वर्ट करने के लिए आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क होता है, एसडीएन। एसडीएन जो होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है कि आपका जो है ये वर्चुअल फॉर्मेट में आ जाए। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप जब कभी भी इमेजिन करते हो ना कि ये सर्विस मेरी वर्चुअल हो रही है, मान लो मैं AWS पे हूँ या ओपन स्टैक पे हूँ या कहीं भी हूँ, और मैं एक वीएम बना रहा हूँ, तो वीएम का मतलब ये कि वो कहीं ना कहीं फिजिकल सर्वर पे चलेगा। ये तो याद रखना। स्टोरेज ले रहे हो तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं फिजिकल स्टोरेज से आ रहा है। स्विच, राउटर, फायरवॉल ले रहे हो तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल डिवाइसेस से आ रहा है। एक चीज मन में बिठा लो कि आप भले ही वर्चुअल फॉर्मेट में कोई भी सर्विस को यूज करते हो, पर एक्चुअल ग्राउंड पे कहीं ना कोई फिजिकल डिवाइस इन्वॉल्व होता है। वो पूरा आर्किटेक्चर आपसे हाइड कर दिया जाता है अगर वो क्लोज सोर्स है। जैसे एंटरप्राइजेस के लेवल पे होता है कि आप अगर AWS की बात करो या कोई भी पब्लिक प्रोवाइडर्स, वो जनरली इंटरनल आर्किटेक्चर को हाइड कर देते हैं। वो आपको ये नहीं बताते कि हम क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कैसे हम इसको वर्चुअल में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप सिर्फ सर्विसेज एंजॉय करते हो, लेकिन आप ये मान के चलो कि कहीं ना कोई फिजिकल डिवाइस इन्वॉल्व है। अगर मैंने AWS के क्लाउड पे जाके एक वीएम लॉन्च किया, तो वो वीएम जो है वो हवा में नहीं होगी, वो वीएम किसी न किसी फिजिकल सर्वर पे जाके डिप्लॉय होगी। अब वो फिजिकल सर्वर कहाँ है मुझे नहीं पता। हाँ, हो सकता है अमेजोन आपको डेटा सेंटर बता दे कि इस डेटा सेंटर में हमने आपकी वीएम को डिप्लॉय किया है, बट एक्चुअली में किस फिजिकल कंप्यूट के ऊपर आपकी वीएम चल रही है आपको कभी पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि दे डोंट वांट कि आप इंटरनल आर्किटेक्चर में इंटरफेयर करो। वो खुद उसको मैनेज करते हैं। उनका कहना है कि आप सिर्फ सर्विसेज को एंजॉय करो, आप सिर्फ ये देखो कि मुझे वीएम मिल गई, वो वीएम किस फिजिकल सर्वर पर चल रही है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप कैब बुक करते हो, तब वो गाड़ी कौन खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, क्या रीजन है, क्या पीछे बैकग्राउंड में, आपको कोई मतलब नहीं है। आपके सामने तो एक कार आ गई, आपने 1 घंटा 10 मिनट जितनी भी देर की आपकी जर्नी थी आपने उसको एंजॉय किया, आप उस गाड़ी में बैठे और आप अपना जैसे उतरे वो रिलीज हो गया। तो
तो इसी तरीके से कोई भी सर्विसेज जब आप लेते हो, बैकएंड पे कहीं ना कोई फिजिकल डिवाइस इन्वॉल्व होता है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि आपने कभी भी देखा होगा AWS या कहीं प्लेटफॉर्म पे आपको एक वार्निंग दी जाती है कि आपको अगर अपने बिलिंग बचानी है तो आप जब भी कोई डिवाइस को यूज करते हो, कोई वीएम को लॉन्च करते हो, तो अपना काम खत्म होने के बाद आप अपनी वीएम को बंद कर दो। जैसे ही आप अपनी वीएम को बंद कर देते हो तो एक्चुअल फिजिकल यूटिलाइजेशन बंद हो जाता है, तो उतनी देर के लिए वो आपको बिल नहीं करते, वो आपको चार्ज नहीं करते। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे जो आपने पूछा कि फिजिकल सर्वर पे कितने वीएम्स चल सकते हैं। पहले तो ये आप समझो कि अब मैं फिजिकल, देखो मैं हाइपरवाइजर पे फोकस करूंगा, पहले बता दूं मेरा फोकस हाइपरवाइजर पे ज्यादा है। इसके बाद मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको वर्चुअल सेफ के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। बट हमारा जो पूरा जो फोकस है ओपन स्टैक का पूरा फोकस जो है वो वर्चुअलाइजेशन के ऊपर होता है। और वर्चुअलाइजेशन किसकी? फिजिकल सर्वर की। फिजिकल सर्वर की वर्चुअलाइजेशन पे ओपन स्टैक फोकस करता है। ओपन स्टैक स्टोरेज पे फोकस नहीं करता है, वो आउटसाइड ओपन स्टैक कम्युनिटी के उसमें सॉफ्टवेयर के बाहर है। ठीक है, एसडीएन भी इसके बाहर है, एसडीएन भी इसके बाहर होता है। तो ये दो चीजें अगर आप ओपन स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, ये इंटरनल है, जो कि ओपन स्टैक यूज करता है। तो अब हम बात करते हैं कि हाइपरवाइजर क्या होता है। ठीक है, तो लेट से मेरे पास एक हार्डवेयर है। ठीक है, इस हार्डवेयर में हम जनरली क्या करते हैं, एक ओएस इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर एप्लीकेशन चलाते हैं। अब जब आप ये जो एप्लीकेशन चलाते हो ना, तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो एंटरप्राइज लेवल के सर्वर होते हैं वो 1 to 1 मैपिंग में होते हैं। मतलब ये कि एक सर्वर पे, एक हार्डवेयर पे एक ही एप्लीकेशन चलाई जाती है, आप उसके ऊपर कोई दूसरी एप्लीकेशन नहीं चलाते हो। क्यों? प्राइवेसी का रीजन है, सिक्योरिटी, बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, परफॉर्मेंस कंसर्न। अब मान लो कि एग्जांपल लेता हूँ कि एक कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट है, एक कंपनी का अकाउंट है। ठीक है, अब ये जो दो डिपार्टमेंट के जो सॉफ्टवेयर हैं, सर्वर है, ठीक है, वेबसाइट्स हैं, कंपनी ने अगर एक ही सर्वर पर डाल दिया दोनों को, लेट्स से कंपनी ने कहा यही डाल देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, ऐप 1 ऐप 2। अब क्या होगा कि एचआर जो है और अकाउंट, इन दोनों के एप्लीकेशन की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो एक दूसरे से इम्पैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम हार्डवेयर के ऊपर होस्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं बोलूं आपको कि एक फ्लैट है या एक मान लो घर है, और उसमें आपको एक ही रूम में दो लोगों को एडजस्ट करना है और दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो आप एडजस्ट नहीं करोगे ना, ऑब्वियसली, बिकॉज आप बोलोगे मैं अपनी प्राइवेसी क्यों ब्रीच करूं, या मेरे को रूम यूज करना है, मेरे को कोई स्पेसिफिक चीजों को यूज करना है, तो दूसरा वाला बोलेगा मैं भी यूज करूंगा। तो अननेसेसरी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो इंडस्ट्री में जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर होते हैं या एंटरप्राइज सर्वर होते हैं, प्लस जो मिशन क्रिटिकल होते हैं एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो जनरली 1 to 1 मैपिंग में होते हैं। 1 to 1 मैपिंग का मतलब होता है एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर के ऊपर एक ही सॉफ्टवेयर चलेगा, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर नहीं रन किया जाता है। अब इससे होता क्या है ना कि देखो, इससे एक चीज निकल के आती है कि एक हार्डवेयर है जिसकी बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉस्ट है, उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, ऐप चल रहा है छोटा सा, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्री में जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हार्डवेयर होता है, वो अंडर यूटिलाइजेशन होता है। अंडर यूटिलाइजेशन मतलब ये कि आपने खरीद ली 50 लाख की कार फॉर्च्यूनर और आप उसको चला ही नहीं रहे हो। कभी कोई मन किया तो हफ्ते में एक दिन 2 राउंड लगा लिया, फिर वापस ला के रख दिया। दैट मीन्स कि आपने एक हार्डवेयर को परचेज किया, आप उसको रन कर रहे हो, आप उसमें कॉस्ट लगा रहे हो, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे हो एफिशिएंटली। तो यहाँ से फिर एक पॉइंट निकल के आया कि इस तरीके के केसेस में हम ऐसा क्या करें। हम ठीक है, हम एक और ऐप इंस्टॉल कर देते हैं, बट अगेन वही बात आती है, आप दूसरा ऐप इंस्टॉल करोगे, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, दोनों बोलेंगे हम शेयर नहीं करेंगे, रिसोर्सेज हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, प्राइवेसी का कंसर्न है। तो एप्लीकेशन लेवल पे वो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे दो ऐप्स को साथ में चलने के लिए। तो इन्होंने बोला हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, हम कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो यहाँ से बात शुरू हुई वर्चुअलाइजेशन की, यहाँ से वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, कॉन्सेप्ट कि क्या हम ऐसा कुछ करें कि ये जो हार्डवेयर है इसको वर्चुअलाइज किया जा सके। वर्चुअलाइज का मतलब क्या है कि ये जो मॉडल है, ठीक है, इसमें अब ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या होगा, अब ये इस तरीके से हो जाए, हार्डवेयर तो रहेगा सेम, ठीक है, फिजिकल हार्डवेयर मेरा सेम है। अब मैं कुछ इसमें ऐसा तरीका लगाऊं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डालूं, कोई ऐसी चीज करूं जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पर एक वीएम बना सकूं। ठीक है, अब वीएम में क्या होता है, यहाँ ओएस होगा, यहाँ पे इसका अपना ओएस सेटिंग होगी। ठीक है, ओएस सेटिंग,
ऐप डिपेंडेंसी, तभी मैं बोलता हूँ पांचों लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर आपका ऐप। ठीक है, ये एक सेट हो गया, यहाँ चलेगा। ऐसे ही आप एक और वीएम बना सकते हो, इसके ऊपर भी अपनी इसकी चलेगी, इसका ओएस, इसकी ओएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ओएस सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन, देन ऐप डिपेंडेंसी, एंड देन फाइनली ऐप। अब आप इस मॉडल को देखोगे ना, तो इस मॉडल और पिछले मॉडल में आपको एक डिफरेंस दिखेगा। पिछले में क्या था कि ओएस कॉमन था, और कॉमन ओएस के ऊपर आप दो ऐप चला रहे थे, जिससे कि दोनों को इश्यू आ रहा था। अब आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर दोनों का ओएस अलग कर दिया। इस हार्डवेयर के ऊपर अब दो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं। ये ओएस जो है वो एक अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया। दोनों को अब एक दूसरे से कोई इंटरफेरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपना इंडिपेंडेंट चल रहा है, ये इंडिपेंडेंट चल रहा है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। इसमें हम बोलते हैं हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। अब हम आपका क्वेश्चन लेते हैं कि कितने वीएम्स हम चला सकते हैं, एक हार्डवेयर पे आप कितने वीएम चला सकते हो। अब देखो, हार्डवेयर का एक चीज याद रखना, एक चीज गोल्डन रूल है, और ये यूनिवर्सल है, मेरा अपना नहीं है। हर फिजिकल चीज की एक लिमिटेशन होती है। तो अगर ये फिजिकल हार्डवेयर है, तो इसकी अपनी एक लिमिटेशन होगी, और वो लिमिटेशन कहाँ होती है? रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज लिमिटेशन, लिमिटेशन। अभी रिसोर्सेज लिमिटेशन क्या है? इसके पास एक सीपीयू है, इसके पास एक रैम है, इसके पास नेटवर्क है, निक पोर्ट है, और इसके पास स्टोरेज कनेक्टिविटी है। ठीक है, स्टोरेज है। ये चार रिसोर्सेस जो फिजिकली हैं, इनकी एक लिमिटेशन है कि आप उसके बियॉन्ड इनको कंज्यूम नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर इस सिस्टम पे 8 सीपीयू है, 256 जीबी की रैम है, ठीक है, अगर 4 निक पोर्ट हैं, जिसकी एक की कैपेसिटी 10 जीबी पीएस है, ठीक है, 10 जीबी पीएस, और स्टोरेज है लेट से 5 टीबी का, 5 टीबी का स्टोरेज है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आप इसको एक्सीड नहीं कर पाओगे। करेक्ट? ये आप कभी नहीं कर सकते, चाहे आप वर्चुअल हो चाहे आप फिजिकल हो। आप फिजिकल वर्ल्ड में देखो, फिजिकल वर्ल्ड में आप, अगर मान लो मेरे पास कार है, तो मैं अगर कार में पेट्रोल डालता हूँ, तो जितना मैं पेट्रोल डालूंगा मैं उतनी ही गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ, उसके बियॉन्ड में नहीं ड्राइव कर सकता। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल लिमिटेशन है। ऐसे ही अगर 8 सीपीयू हो, तो आप 8 सीपीयू के ऊपर कभी नहीं जा सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैं तो 9 सीपीयू यूज करूंगा। नो, देयर इज नथिंग कॉल्ड 9 सीपीयू, बिकॉज यू डू नॉट हैव अ फिजिकल 9 सीपीयू। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। तो इस लिमिटेशन से क्या होता है कि जब आप ये हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करते हो, ये हार्डवेयर है, ठीक है, अब ये वीएम में टूट गया, अब ये हो गया वीएम 1, और ये हो गया मेरा वीएम 2। ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके लिए? रिसोर्सेस के लिए। इस वीएम को अगर सीपीयू, रैम, नेटवर्क एंड स्टोरेज चाहिए, इसको भी चाहिए सीपीयू, रैम, नेटवर्क एंड स्टोरेज, दोनों को चाहिए। कल को अगर और मान लो आपने कल को फ्यूचर में बोला मेरे को और वीएम बढ़ानी है, तो यहाँ पे आपने वीएम एन कर दिया। अब मैं देखो एन लिख रहा हूँ, इसको भी सीपीयू रैम लगेगा, इसको भी नेटवर्क लगेगा, इसको भी स्टोरेज लगेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि आप जब ये बनाते हो डिजाइन, तो इस डिजाइन में ये सब जो है अपने मेन हार्डवेयर से रिसोर्स मांगते हैं कि मुझे ला के दो, और ये बोलेगा मेरे पास जो है फिजिकल, ठीक है, रैम, नेटवर्क, निक, स्टोरेज, ये जितना इसके पास होगा इसी हिसाब से डिवाइड कर सकता है। जब हम वर्चुअल में कन्वर्ट करते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फिजिकल टू वर्चुअल, फिजिकल टू वर्चुअल, ठीक है, कन्वर्जन, चीजों की मैपिंग होती है फिजिकल टू वर्चुअल। लेट्स से आई हैव 1 सीपीयू, तो वर्चुअल में मैं इसको कितना कर सकता हूँ? वर्चुअल में आप इसको एक प्रोपोर्शनेट रेशियो में बढ़ा सकते हो। ये मेरे पास मान लो रैम है, मान लो मेरे पास 1 जीबी की रैम है, तो 1 जीबी की रैम को मैं कितना कन्वर्ट कर सकता हूँ? मेरे पास स्टोरेज है, मान लो 5 टीबी का मेरे पास स्टोरेज है, और मेरे पास निक है, मान लो मेरे पास 5 निक है, तो मैं इनको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो क्या होता है कि ये कन्वर्जन रेशियो होता है, और ये कन्वर्जन रेशियो जो है ना, ये कंट्रोल किया जा सकता है। एक मिनिमम वैल्यू होती है, उसके बियॉन्ड आप उससे नीचे नहीं गिरा सकते। लेकिन
इसकी एक कंट्रोलिंग होती है कि आप इस कन्वर्जन रेशियो को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। इस रेशियो को हम बोलते हैं कमिटमेंट। इसको बोला जाता है कमिटमेंट, कमिटमेंट रेशियो। कमिटमेंट रेशियो का मतलब होता है कि मैं फिजिकल को वर्चुअल में जब कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं कितना कन्वर्ट करूं कि मैं एक लेवल पे जा सकूं। अगर आप बोलते हो कि मैं एक सीपीयू को 8 सीपीयू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो उस केस में इसको ओवर बोला जाता है कि आपने ओवर कमिट कर दिया है। मतलब ये कि आपके पास जो है ताकत तो सिर्फ 1 से 2 की थी, लेकिन आपने 2 की जगह 8 कर दिया है। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है जो गेस्ट वीएम्स की, वो कम हो जाएगी, वो लो परफॉर्मेंस में चले जाएंगे। ऐसे ही आपका कन्वर्जन होता है कि लेट से 1 जीबी को मैं 16 जीबी रैम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। स्टोरेज जो होता है वो एज इट इज रहता है, 5 टीबी का 5 टीबी रहेगा। स्टोरेज का कोई कमिटमेंट रेशियो नहीं होता है, और नेटवर्क का भी कोई कमिटमेंट रेशियो नहीं होता है, ये एज इट इज रहेगा। लेकिन ये वर्चुअल बन जाएगा, ये वर्चुअल स्टोरेज हो जाएगा वी स्टोरेज, और ये हो जाएगा वी निक। इसके ऊपर आप बॉन्डिंग वॉन्डिंग सब वो अलग चीज है। ठीक है, वो सब अलग कॉन्सेप्ट है। हम बात कर रहे हैं सीपीयू रैम, क्योंकि ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो मदरबोर्ड पे होता है, मदरबोर्ड पे। और वर्चुअलाइजेशन में यही चीज को आप कन्वर्ट करते हो। ये जो दोनों है ये आउटसाइड है, ये मदरबोर्ड से बाहर है। ठीक है, निक जो होता है वो कनेक्शन प्रोवाइड करता है, बट वो आउटसाइड एंटिटी है। स्टोरेज जो है वो आउटसाइड है, आपके मदरबोर्ड पे सीपीयू और रैम होता है जो आपको शुरू में मिलता है। तो इसको आप एक पर्टिकुलर रेशियो में आप बढ़ा सकते हो, आप ओवर कर सकते हो, आप अंडर भी कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वीएम्स को देनी है, तो आप इसको कम भी कर सकते हो, इसको आप 8 की जगह 2 कर सकते हो, 1 to 1 भी कर सकते हो मैपिंग। तो ये एक होता है, ये मैं आपको चेक करके ये रेशियो बता दूंगा कि जनरल रेशियो कितना है, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जनरल रेशियो कितना है। ठीक है, तो कमिटमेंट रेशियो 3 तरीके से होते हैं, ओवर, जनरल, और दूसरा होता है अंडर। ओवर का मतलब होता है कि जो आपकी मैपिंग है वो हाइयर है, हाइयर। इसमें क्या है, नॉर्मल है कन्वर्जन जो है, और इसमें जो है वो, इसमें आप बोलते हो कि अंडर। अंडर का मतलब होता है कि जो कन्वर्जन है वो लो है। जब कन्वर्जन लो होगा, तो आपका जो सीपीयू है वो ज्यादा पावर मिलेगी। लेट से मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 सीपीयू इज इक्वल टू, एग्जांपल समझना भी, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, इक्वल टू 2 सीपीयू, ये नॉर्मल है। 1 सीपीयू इज इक्वल टू 6 सीपीयू, ये हाइयर है। 1 सीपीयू इज इक्वल टू 1 सीपीयू इज लो। मतलब ये कि आपने एग्जैक्ट वीएम को वही सीपीयू दिया जो आपके फिजिकल पे है। यहाँ पे आपने 2 सीपीयू दे दिया, मतलब ये कि वीएम में अब 2 सीपीयू दिखेगा। जब आप वीएम लॉन्च करोगे तो आपको ये 2 सीपीयू दिखेगा, यहाँ पे आपको 6 सीपीयू दिखेगा। तो इस केस में आप 3 टाइम्स आप ज्यादा यूज कर सकते हो, ज्यादा वीएम्स को रिसोर्स दे सकते हो। तो इस तरीके से ये लिमिटेशन होती है। अब बात आती है कि कितने वीएम्स लॉन्च होंगे, तो देखो नंबर ऑफ वीएम्स पे कभी भी लिमिटेशन नहीं होती है। एक हार्डवेयर के ऊपर आप कितने भी वीएम्स लॉन्च कर सकते हो। लिमिटेशन कहाँ होती है, लिमिटेशन होती है ऑन द नंबर ऑफ रिसोर्सेज। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास 8 सीपीयू है। ठीक है, 256 जीबी का रैम है, 256 जीबी रैम। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास 5 टीबी का स्टोरेज है, 5 टीबी स्टोरेज, और उसके बाद मेरे पास 5 निक पोर्ट है। ठीक है, निक पोर्ट। अब जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, लेट्स से कि ये कन्वर्ट होकर 16 सीपीयू में कन्वर्ट हो गया। 16 सीपीयू, ये हो गया मान लो मेरा 256 जीबी है, तो ये 512 जीबी रैम बन गया फॉर एग्जांपल, डबल हो गया। ठीक है, ये मेरा 5 का 5 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, और ये मेरा 5 रहेगा। अब मैंने पहली वीएम लॉन्च किया, मैंने इसमें से, अब एक चीज और याद रखना है कि कुछ परसेंटेज, 10 से 20% आउट ऑफ एक्चुअल, आउट ऑफ फिजिकल, ये जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हाइपरवाइजर के पास। क्योंकि हाइपरवाइजर को भी तो चलना है ना भाई। ऐसा थोड़ी कि आप 100% को 100% कन्वर्ट करोगे। जब आप किसी से कोई काम कराते हो तो कमीशन भी तो देते हो ना, 2% 5%। तो ऐसे ही 10 से 20% का जो कमीशन है वो हाइपरवाइजर भी खाएगा एक्चुअल रिसोर्सेज का। तो जब आप इसको कन्वर्ट करते हो तो ये 8 से जो 16 होता है, तो जरूरी नहीं कि 8 का ही 16 होगा। ठीक है, ये यहाँ पे जब कन्वर्ट होकर ये 6 ही दिखाएगा। जब आप कन्वर्ट करने के लिए जाओगे तो ये बोलेगा कि आपके पास 8 नहीं है, 6 है। ये 256 नहीं है, ये 200 है। ये 5 5 मान लो चलो है।
तो ये कन्वर्ट आप इसको क्या कहते हैं, एक काम करते हैं, रुको, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये मैं लिखता हूँ रियल, ये मैं लिख देता हूँ कमीशन, कमीशन काट के। कमीशन किसका कट रहा है? हाइपरवाइजर का, क्योंकि हाइपरवाइजर ही तो आपको अलाउ कर रहा है ना हार्डवेयर के ऊपर वर्चुअलाइजेशन करने के लिए। तो लेट से मेरे पास 10 सीपीयू था, दो सीपीयू हाइपरवाइजर ने ले लिया। मेरे पास मान लो कि 256 जीबी का रैम था। यहाँ आने के बाद ये बन गया 200, ठीक है। ये 5 का 5 रहा, 5 टीबी, और ये 5 निक पोर्ट, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने 8 को 16 किया, 200 को मान लो आपने 400 कर दिया, 400। तो इस 400 को आप एलोकेट कर सकते हो। अब आपने मान लो VM1 लॉन्च किया, VM1, VM1 को क्या चाहिए? VM1 को चाहिए 2 सीपीयू, मान लो लेट से 8 जीबी रैम, बाकी के रिसोर्सेज भी, ठीक है। ऐसे ही आपने सेकंड VM लॉन्च किया, उसको चाहिए 8 सीपीयू, 8 सीपीयू, इसको चाहिए 16 जीबी रैम। तो आप एलोकेट कर सकते हो। ऐसे ही आप थर्ड VM कर सकते हो। कब तक कर सकते हो? जब तक कि ये पूरा का पूरा कोटा खत्म ना हो जाए। जैसे ही ये आपका 16 सीपीयू पे आएगा, ऑटोमेटिकली आपकी नेक्स्ट VM लॉन्च नहीं होगी। और एक बार जब VM पावर ऑन हो जाती है, तो जब तक वो पावर ऑन रहता है, उसका सीपीयू और रैम चेंज नहीं होता है कभी भी रनिंग स्टेट में, जब तक कि आप उसको रीबूट ना करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है कन्वर्जन होता है। ये चीज आपको समझ में आई? थोड़ा और डीप डाइव करना है इसके अंदर। ये पॉइंट समझ गए आप लोग? इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ या ना तो बता दो भाई। नहीं नहीं, नहीं ओके नहीं, क्लियर। ओके। ठीक है। एक टॉपिक और है जो मैं जल्दी से कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं बैटरी डाउन हो रही है, तो हो सकता है कि शायद बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए। हाइपरवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। इस पे टाइम स्पेंड करना मैं भी करूंगा। हाइपरवाइजर ही वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके फिजिकल सर्वर को वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट करता है। तो हाइपरवाइजर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाइपरवाइजर जो होता है, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। ये हार्डवेयर हो गया, इस हार्डवेयर के ऊपर आप एक सॉफ्टवेयर डालते हो जिसको हम बोलते हैं हाइपरवाइजर। पहले हम क्या डालते थे? ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक हार्डवेयर यूजलेस होता था, बट यहाँ पे हम डालते हैं एक हाइपरवाइजर। ये हाइपरवाइजर हमको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि इसके ऊपर आप अपने n नंबर ऑफ VMs को रन कर सकते हो। अब n नंबर बोल रहा हूँ ना, n नंबर क्यों बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि जितना सीपीयू और रिसोर्स आपके पास होगा, उतनी VMs आप रन कर सकते हो। जैसे ही वो आपका लिमिट क्रॉस होगा, ऑटोमेटिकली VMs बंद, नई VM लॉन्च नहीं होगी। तो इस तरीके से ये हाइपरवाइजर, अब ये हाइपरवाइजर जो होता है, दो तरीके का होता है। दो टाइप के हाइपरवाइजर होते हैं, एक होता है T1 और एक होता है T2। किसी को पता है कि T1 और T2 हाइपरवाइजर क्या होता है? नहीं। ओके। तो देखो, दो तरीके के हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर होते हैं। T1 एंड T2। T1 और T2 ऐसा नहीं कि दो डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, इट इज जस्ट अबाउट डिप्लॉयमेंट, कि आप प्लेस कहाँ करते हो हाइपरवाइजर को, प्लेसमेंट ऑफ हाइपरवाइजर। मतलब कि अगर मैं हाइपरवाइजर को डायरेक्टली बेयर मेटल पे डाल दूं, डायरेक्टली ऑन सर्वर, फिजिकल सर्वर, डायरेक्ट फिजिकल सर्वर पे डाल दूं, तो वो बन जाता है टाइप 1। और जब मैं हाइपरवाइजर को ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम डालूं, तो ये बन जाता है टाइप 2। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऐसे हो गया कि आपने एक लैपटॉप लिया, लैपटॉप, इस लैपटॉप के ऊपर आपने एक विंडो डाला। विंडो क्या है? ओएस। इसके बाद आपने इसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर डाला। क्या सॉफ्टवेयर का नाम हो गया? ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। सुना है नाम किसी ने? ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। और भी बहुत सारे आते हैं ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। इस वर्चुअल बॉक्स के ऊपर आपने क्या किया? VM बनाया।
वीएम, इसके ऊपर आपने 2 वीएम लॉन्च करी। तो अभी आप देखोगे कि इस वीएम में जो रिसोर्स है वो ये कंट्रोल कर रहा है। ये क्या है, ये विंडो के ऊपर डला हुआ है, और ये विंडो से ये हार्डवेयर है, ये है आपका हार्डवेयर। तो एक्चुअल रिसोर्स किसके पास है, इसके पास। ये क्या है आपका, सीपीयू, रैम, नेटवर्क और स्टोरेज। इसका कंट्रोल कौन कर रहा है, ये ओएस कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल्ड बाय ओएस। ये सारी रिसोर्सेस ओएस कंट्रोल करता है। ओएस की नजर में ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, ये एक ऐप है। आपके लिए हाइपरवाइजर है, बट ओएस के लिए ये एक सिंपल ऐप है। हो सकता है यहाँ पैरेलल में आउटलुक चल रहा हो, आउटलुक। तो अब ये क्या करेगा, ओएस की मर्जी है, ये किसी को भी दे सकता है। अब आप बोलोगे वीएम पे कि मुझे 4 सीपीयू दो, और यहाँ मान लो आपने 4 सीपीयू का या 4 सीपीयू का आपने एक वो बनाया हुआ है। फिजिकली 4 सीपीयू है इसके पास, मान लो 4 है। लेकिन क्या ये विंडो 4 की 4 सीपीयू उठा के इस हाइपरवाइजर के थ्रू वीएम को दे देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी नजर में ये एक एप्लीकेशन है, इसके बराबर में एक आउटलुक भी चल रहा है। तो विंडो की मर्जी है कि वो किसको कितना रिसोर्स दे। उसका मन करे तो ऐप को मना कर देगा, बोलेगा मैं नहीं दे रहा रिसोर्स। तो इस तरीके के मॉडल में आपके जो एप्लीकेशन, जो ऊपर जो ये टॉप पे वीएम चल रहे हैं, इनको खतरा है। इनको रिसोर्स नहीं मिल सकती है जो नीचे एक्चुअल हार्डवेयर की है। तो अगर ये इतना डिफरेंस होता है कि आपके हार्डवेयर की रिसोर्सेज डायरेक्टली वीएम पे नहीं जा रही हैं, इसको हम बोलते हैं T2। और T1 का मतलब होता है कि डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर मेरी वीएम चल रही है, तो इसको जो रिसोर्सेज है वो यहाँ से मिल सकती हैं, इसको रिसोर्स यहाँ से मिल सकती है, इसको रिसोर्स यहाँ से मिल सकती है। मतलब कि ये हाइपरवाइजर जो है डायरेक्टली इंस्टॉल है हार्डवेयर के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं T1। और कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट डिप्लॉयमेंट का है कि कैसे आप डिप्लॉय करते हो। T2 के एग्जांपल आपको जनरली मिलता है जब आप R&D करते हो, कोई डेवलपमेंट करते हो, कुछ भी मतलब पढ़ने लिखने के लिए आप यूज करते हो, लर्निंग पर्पस, तो आप T2 हाइपरवाइजर डालते हो। जैसे आप अपने विंडो लैपटॉप में कोई भी वर्चुअल बॉक्स डालोगे और उसके बाद उसको आप क्या करोगे, यूज करोगे, और यूज करके आप उसके ऊपर वीएम बनाओगे, वीएम में आप कोई भी काम करते हो। लेकिन जो सर्वर पे डायरेक्टली डिप्लॉय होता है उसको हम बोलते हैं T1। क्यों? क्योंकि उसको बेस्ट एडवांटेज मिल रहा है ना, इन वीएम्स को डायरेक्टली हार्डवेयर का एक्सेस है। इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा ये कैसे हाइपरवाइजर काम करता है, बट इतना पॉइंट आपको समझ में आया, ये सारी चीजें। यस। ठीक है, तो इसके साथ मैं आज की क्लास खत्म करता हूँ। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, एक बार आप गो थ्रू करो जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं। आई रिक्वेस्ट कि आप उनकी वीडियोस को पुराने को जाके देखो। इस नोट का एक्सेस अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बताओ और मैं आपको एक्सेस देता हूँ, और आप इसको दोबारा से देखो। क्योंकि आप जो भी पढ़ के आगे जा रहे हो, मैं लेट्स से मैं आगे मूव कर जा रहा हूँ, तो उसमें पुरानी चीजें आपकी अगर समझ नहीं आई हैं तो वो कवर नहीं होंगी। और फिर वो ये एक बेस है, इसके ऊपर ही आगे की सारी चीजें डिपेंडेंट है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो फिर वो आगे की चीज भी फिर कभी भी नहीं समझ में आएगी। कृष्णा भाई, इसको एक्सेस कैसे करना है, इस नोट को? वो थोड़ा सा जानना चाहता था मैं। जीमेल, जो भी आईडी है ना जीमेल की या आउटलुक, जो भी हॉटमेल जो भी आईडी है, मैं मतलब एक्सेस दूंगा तो एक मेल आएगी, या मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक के थ्रू ओपन करोगे तो वन नोट खुल जाएगा, वहां देख सकते हो सारे नोट्स। अच्छा। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्सेस की जगह में लिंक बना के दे देता हूँ। ठीक है, लिंक मैं 1 to 1 शेयर कर दूंगा, लिंक से एक्सेस कर लेना। ठीक है। और कृष्णा भाई, ठीक है, कल की रिकॉर्डिंग नहीं आई थी, वो एक बार देखो कि पॉसिबल है तो। नहीं कल की हो गई है, मैंने डाल दी। अच्छा देखो, मैंने वो चैट पे नहीं डाला ना, भूल गया मैं जनरली ना जनरल। यूट्यूब चैनल पे डाल देता हूँ। तो जो यूट्यूब वाला चैनल है ना, उसको अगर सब्सक्राइब करोगे तो तुमको वो वीडियोस दिख जाएंगे सबसे पहले। ठीक है जी, ठीक है, ठीक ठीक है, मैं लिंक है। भेज देता हूँ, दोबारा से भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू। चलो ठीक है, ओके भाई, थैंक